Good morning all of you. Today I shall teach you about the BSc third year coordination chemistry part 20. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, रसाबरो प्रयागराज। छात्रों सुबह का नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, रसाबरो प्रयागराज। आज हम आप सभी को बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 20 को बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पिछली वाली क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया था वह पढ़ाया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो पिछली कक्षाओं के हिसाब से जो आपने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ था उसमें आपको यह बताया गया था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हुआ करता है वह दो तरह का हुआ करता है। पहला क्या हुआ करता है? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। क्या होता है? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होता है। और क्या होता है? काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वह दो तरीके की होती है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होती है और काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में आपको हमने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जिसकी स्टेबिलिटी आपको निकालनी होगी। फिर से सुन लीजिएगा, हमने आपसे यह कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जिसकी स्टेबिलिटी आपको निकालनी होगी उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसका हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनेगा। देखिए, जब आप मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसका हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे तो ऑलरेडी उसमें होता क्या है कि जैसे हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनता है तो उसके अंदर जो भी डिसोसिएशन एनर्जी होगी, जो भी उसके अंदर गिब्स की फ्री एनर्जी होगी, उसके अंदर जो भी पीएच का मान होगा, उसके अंदर जो भी एंथैल्पी का मान होगा, उसके अंदर जो एंट्रोपी का मान होगा, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि वह क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा, उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी और वह स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, है ना। उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी और वह स्टेबिलिटी की तरफ क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है जिसे हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कहते हैं। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए ऑलरेडी हमको जानना होगा कि थर्मोडायनामिक की स्टेबिलिटी में उसके डिसोसिएशन एनर्जी में, गिब्स के फ्री एनर्जी में, एक्टिवेशन एनर्जी में, पीएच मान में किस में परिवर्तन आ रहा है, यह थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होती है। और यह सारे कंडीशन आपके इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं। किस में होते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज में हुआ करते हैं, जिसमें हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए हुए थे। फिर आपको यह भी बता दें कि जैसे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के अलावा हमारे पास काइनेटिक स्टेबिलिटी आता है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होता है? तो काइनेटिक का मतलब होता है गतिज। गतिज का मतलब उसके काइनेटिकली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स का हमने सुना है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या परिवर्तन आ रहा है, वह कितने तेज़ी के साथ विघटित हो रहा है। ठीक है। अगर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें। देखिएगा, काइनेटिक स्टेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में दो कंडीशन आती हैं। एक आता है लेबाइल। क्या आता है? लेबाइल, या इसे हम लेबिलिटी के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, हमने कहा कि काइनेटिक स्टेबिलिटी में दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन आता है लेबाइल, जिसे हम लेबिलिटी कहते हैं, और दूसरा कंडीशन क्या आता है? इनर्ट, जिसे हम इनर्टनेस कहते हैं। एक आता है लेबाइल जिसे हम लेबिलिटी कहते हैं, और एक आता है इनर्ट जिसे हम इनर्टनेस कहते हैं। तो छात्र इस चीज़ को गौर करिएगा, लेबाइल और इनर्टनेस में अंतर होता है। जैसे दूसरा क्या हुआ? इनर्ट या इनर्टनेस। इनर्ट या क्या हो गया? इनर्टनेस। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, काइनेटिक स्टेबिलिटी में दो प्रोसेस आते हैं। एक लेबाइल आता है जिसे हम लेबिलिटी के नाम से जानते हैं, एक काइनेटिक आता है, और एक इनर्ट आता है जिसे हम इनर्टनेस के नाम से जानते हैं। देखिए, आप इससे वाकिफ़ होंगे। लेबाइल का मतलब होता है कि उसके ऑक्टेन पूरे नहीं हुए हैं, यानी लिगेंड के जो लोन पेयर दिए जा रहे हैं, यानी लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं? मेटल को दिए। लेबाइल की कंडीशन यह होती
होती है कि लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए जा रहे हैं, क्या होती है, लेबाइल की कंडीशन यह होती है कि लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए जा रहे हैं, ऑलरेडी जो मेटल है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके सारे वैकेंट ऑर्बिटल पेयर में हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल बचे हुए हैं जिनके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाए। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, लेबाइल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास लिगेंड हैं जिनके जोड़े के इलेक्ट्रॉन मेटल को पेयर कर रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, वह सभी लोग लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, मेटल लिगेंड बॉन्ड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर लेबिलिटी रह जाती है। उसके अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वह ऑलरेडी पेयर नहीं कर पाता लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, इसलिए वह क्या हो जाते हैं, लेबाइल हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लेबिलिटी कहते हैं। वह क्या हो जाते हैं, लेबाइल हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेबिलिटी कहते हैं। यानी वह लेबिलिटी का प्रोसेस है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के पास गए, उसको पेयर किए, लेकिन इसके बावजूद भी उसके कुछ ऑर्बिटल वैकेंट के वैकेंट रह गए, इसी का नाम क्या होता है, लेबिलिटी। बट यदि जितने भी ऑर्बिटल मेटल के हैं जो ऑलरेडी वैकेंट थे, उन्हें यदि यह पूरी तरह से लिगेंड पेयर कर दिया और किसी भी प्रकार के ऑर्बिटल उसमें वैकेंट नहीं बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इनर्ट होता है, और इस प्रोसेस को इनर्टनेस के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी। और दूसरी तरीके यह भी होती हैं, यह ऑलरेडी लिगेंड का इलेक्ट्रॉन उसको पेयर किया कि नहीं किया, यह कैसे पता चलता है, यह हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पता चलता है, लिगेंड के अप्रोचिंग प्रोसेस से पता चलता है, लिगेंड को अप्रोच करा करके पता लगाया जाता है। बट अगर हम यदि लिगेंड के अप्रोच न करा करके रिएक्शन को देख करके हम कैसे यह जान लेंगे कि इसमें काइनेटिक स्टेबिलिटी है कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है। ऐसे कंडीशन के लिए हमको यह कोशिश करनी चाहिए कि काइनेटिक स्टेबिलिटी जो होगी, है ना, काइनेटिक स्टेबिलिटी जो होगी ऑलरेडी उसमें होता क्या है कि ऑलरेडी उसमें जो केमिकल्स प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट सब्सटेंट जो होंगे, ऑलरेडी उनका विघटन होगा। क्या होगा, उनका विघटन होगा। अब आपको यह देखना होगा कि जो विघटन है वो जो आधा हो रहा है, उसका जो डिसोसिएशन हो रहा है, वह जो टूट रहे हैं ऑलरेडी कितनी तेज़ी के साथ टूट रहे हैं, फास्टली टूट रहे हैं कि स्लोवेस्ट टूट रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं। अगर वह तेज़ी के साथ टूट रहे हैं, कम समय में टूट जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके कुछ ऑर्बिटल खाली हैं, और वो ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए उसके अंदर जो भी साइड के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वह ऑलरेडी उसको पेयर करने के लिए स्प्लिट कर रहे हैं, जिसके कारण उसमें विघटन आ रहा है। तो छात्रों इस चीज़ को ध्यान देना है कि रिएक्शन के जो प्रोड्यूस बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस कितने तेज़ी के साथ वो बन रहे हैं, जितनी तेज़ी के साथ वो बन रहे होंगे सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट उतने सारे तेज़ी के साथ डिसोसिएट होता होगा। तो इसको हमको यह देखना है कि वह तेज़ी के साथ, जितनी तेज़ी के साथ फास्टली या रैपिडली डिसोसिएट होते हैं, उन्हें हम यह मान करके चलते हैं कि उनके अंदर ऑलरेडी लेबिलिटी का करैक्टर पाया जा रहा है, वह कम्प्लेक्स लेबाइल होगा। लेकिन यदि उनका इनर्ट
लेकिन यदि उनके डिसोसिएशन में, उनके इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा हो, काफ़ी समय लग रहा हो, प्रोडक्ट बनने में देरी लग रहा हो और सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को डिसोसिएट होने में टाइम लग रहा हो, ऐसी स्थिति में उन्हें हम इनर्टनेस की प्रोसेस में ले लेते हैं और उन्हें हम यह जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स इनर्ट था, इसीलिए वह अपने आप को डिसोसिएट करने में टाइम लगा रहा है और प्रोडक्ट बनने में समय लग रहा है। अब तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं, हम कुछ मैटर पढ़ते हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है उसको आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड लेबिलिटी एंड इनर्टनेस। मैंने क्या हेडिंग डाला है? काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड लेबिलिटी एंड इनर्टनेस, यानी काइनेटिक स्टेबिलिटी में ही आपका लेबिलिटी आता है और इनर्टनेस आता है। तो यहाँ पे देखिए आप, काइनेटिक स्टेबिलिटी रेफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है वह रेफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन, वह रेट ऑफ रिएक्शन को रेफर करती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? अब क्रिया की दर जिसकी हिंदी होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि मोल चेंज इन द मोल आयन कंसंट्रेशन इन पर सेकेंड ऑफ द रिएक्टेंट। अभिकारक की सांद्रता में पर सेकेंड, हर सेकेंड, प्रति सेकेंड जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है ना। चेंज इन द मोल आयन कंसंट्रेशन इन द पर सेकेंड, किसी भी अभिकारक के सांद्रता में प्रति सेकेंड जो परिवर्तन का दर आता है उसे ऑलरेडी हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब फिर से सुन लीजिएगा, रेट कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी अभिकारक की सांद्रता में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है उसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी अभिकारक के सांद्रता में प्रति सेकंड जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी अभिकारक के सांद्रता में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट कहा जाता है। तो एक बार आप फिर से इसे सुन लीजिएगा। अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा कितने पर सेकंड, किसी भी अभिकारक के सांद्रता में पर सेकंड जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो बेटा जी आप यह जानते हैं कि सांद्रताएं हमेशा कहाँ से कहाँ जाती हैं? सांद्रताएं हमेशा अधिक से कम की तरफ बहती हैं। सांद्रताएं हमेशा कहाँ बहती हैं? कम से अधिक की तरफ बहती है, सॉरी अधिक से कम की तरफ बहती। सांद्रताएं हमेशा अधिक से कम की तरफ फ्लो होती हैं, इसलिए होती हैं ताकि दोनों तरह की सांद्रताएं क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसमें आप पढ़ते ना केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, रासायनिक बलगतिकी में आपने पढ़ा है कि अभिक्रिया की सांद्रता में पर सेकंड क्या होती है? परिवर्तन होती है। और यह अभिक्रिया की दर अगर 1 मोल आयन सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, अभिकारक की 1 मोल आयन सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम है ना, जिसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की कोट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है ना। जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की 1 मोल आयन सांद्रता के परिवर्तन के दर के घात के बराबर होगी तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगर 2 मोल पे डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगर 3 मोल के ऊपर डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगर किसी पर डिपेंड नहीं करेगा 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगर वो पार्शली रूप से डिपेंड कर रहा है तो सेड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यह ऑलरेडी किस में आता है? यह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका रेट ऑफ रिएक्शन में ही आता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में ही आता है, केमिकल काइनेटिक स्टेबिलिटी में ही आता है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन है उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है, और उसमें बदलाव आना, उसमें चेंज आना, यह बदलाव कब तक आता रहेगा यह डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट बन करके स्टेबल हुआ कि पुनः चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सांद्रता में परिवर्तन दर हो रहा है, यह जो रेट का दर है, यह जितनी फास्ट होगी प्रोडक्ट उतना तेज़ी के साथ बनेगा, और इसे हम लेबियाइल कह देंगे, और इस प्रोसेस को लेबिलिटी कह देंगे। यह काइनेटिक रूप से स्टेबल है बट लेबाइल के रूप में है, लेकिन अगर यह कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज होने में टाइम लगा रहा है, इसकी समय लग रहा है, रेट ऑफ कांस्टेंट में, रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम लग रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का मान ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह इनर्टनेस की तरफ बढ़ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, इनर्टनेस का करेक्टर आ रहा है, वह इनर्ट था। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर यह पता चला कि ऑलरेडी किसी भी अभिक्रिया में जो दर है वह स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करा सकता है, किसके स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करा सकता है, ऑलरेडी काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करा सकता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे था काइनेटिक स्टेबिलिटी रेफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होता है यह रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर होती हैं उसको रेफर करता है, विच इज गवर्न्ड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। कितनी इंपॉर्टेंट है, विच इज गवर्न्ड बाय द एक्टिवेशन एनर्जी EA, है ना। EA इजकल टू क्या होता है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। EA इजकल टू होता है AE इनवर्स EA अपान RT ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, EA बराबर क्या होता है, AE इनवर्स EA का बटा RT। ये हमारा आर्हीनियस इक्वेशन भी है, इसलिए इसको हमें नहीं बोलना है। इसने कहा विच इज गवर्न्ड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए हमने आपको एक्टिवेशन एनर्जी की चर्चा थर्मोडायनामिक्स में भी बताया था, थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी में भी बताया था। तो बेटा जी आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ी के साथ कब होगा, जब उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इससे यह साबित होता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वह एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। उसका एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप आगे देखने की कोशिश करिए, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेशन एनर्जी EA आर रेट कांस्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी EA आर रेट कांस्टेंट। जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA है या R क्या है, रेट कांस्टेंट है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, आगे लिखा हुआ है द कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच, क्या लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आर मोर लिगेंड बाय अनदर अकर्स रेडली और कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आर मोर लिगेंड, द कॉम्प्लेक्सेस इन which substitution of one or more ligand by another occurs readily or called labile complexes। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे लिगेंड सब्स्टिट्यूट होते हैं। एक बात आपको और भी बता दें कि जो हमारा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है और जो हमारा काइनेटिक स्टेबिलिटी है, जो हमारा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है और जो हमारा काइनेटिक स्टेबिलिटी है, यह सारे रिएक्शनों की इन सारी चीज़ों की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमको ऑलरेडी वह रिएक्शन जो होगा मेटल हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा, एक का सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें यह होगी कि वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तभी तो हम यह जानने की कोशिश करें कि उसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि जो आदमी स्थिर है वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी तो हम उसका पता लगाएंगे जो दौड़ता रहता है, क्योंकि जो दौड़ रहा है तो हमको यह पता लगाना होगा कि आखिर यह दौड़ क्यों रहा है, और हमें साथ ही साथ यह पता लगाना होगा कि यह किस जगह पे जा करके ठहरेगा, इसे स्टेबल यह स्टेबल कैसे होगा, इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा जी आप भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्टेबिलिटी हम तभी समझेंगे, स्टेबिलिटी तो हम उसी का ही निकालेंगे जो अनस्टेबल है ना, जो अनस्टेबल है उसी का तो हम स्टेबिलिटी निकालेंगे, और जो ऑलरेडी स्टेबल है तो उसका स्टेबिलिटी हम क्यों निकालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि जो हमारा स्टेबिलिटी होगा वह यह होगा कि द कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आर मोर लिगेंड बाय अनदर अकर्स रेडली आर कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। यानी अगर यहाँ पे बोला जा
रहा है कि कॉम्प्लेक्स के अधिक से अधिक लिगेंड को अगर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स के अधिक से अधिक लिगेंड को क्या किया जा रहा हो, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो होगा वह कॉम्प्लेक्स लेबिलिटी की तरह मूवमेंट कर रहा है, वह कॉम्प्लेक्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। उसके अंदर काइनेटिक स्टेबिलिटी जो होगी वह लेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो कॉम्प्लेक्स हो रहा है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको यह देखना होगा कि वह कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट किया कि 2 लिगेंड सब्स्टिट्यूट किए कि 3 लिगेंड सब्स्टिट्यूट किए और आदि वो लिगेंड सब्स्टिट्यूट कर भी रहे हैं तो कितने तेज़ी के साथ कर रहे हैं, कितने फास्टली कर रहे हैं। बेटा जी आपने सुना होगा, आप एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम सुने होंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात जब हम करते हैं तो हम पीरियाडिक टेबल की तरफ इंडिकेट करते हैं और आपको वहाँ पे बताते हैं कि बेटा जी जिसका एटॉमिक नंबर 80 से ऊपर है यह सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आप इस बात को रिसीव भी कर लेते हैं। इसका रीज़न यह होता है कि इलेक्ट्रॉन की जैसी ही संख्या बढ़ती है नाभिक के चारों ओर कोषों की संख्याएँ बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि उसे अरेंजमेंट करना है 2n² के फार्मूले के अनुसार 2 8 18 32 8 18 8 की तरह। लेकिन वहाँ पे कंडीशन यह आती है जैसे जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी उस परिवार के अंदर स्टेबिलिटी कम और अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती चली जाएगी। इसका कारण यह होता है कि उसमें ऑलरेडी जो मालिक हुआ करता है उसका जो पकड़ हुआ करता है वह कमज़ोर होता चला जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली गई उसका जो मालिक नाभिक था, जो नाभिकीय बल के द्वारा उसको बांधा हुआ था, न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा उसको अप्रोच किया हुआ था, कैप्चर किया हुआ था, ऑलरेडी वह कमज़ोर होता चला जाएगा। और जैसे ही कमज़ोर होता चला जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन विघटित होते चले जाएंगे। जहाँ पे यह परिभाषा निकल करके आती है कि किसी भी परमाणु के नाभिक से स्वतः नाभिकीय किरणें उत्सर्जित होती हैं जिसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो एलिमेंट कहा जाता है और इस प्रकार के किरण को नाभिकीय किरणें कहा जाता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, नाभिकीय विकिरण कहा जाता है। और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविता के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी शहर पे अमेरिका ने परमाणु बम को जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंका हुआ था, तो ऐसी स्थिति में आज 1000 साल तक भी नहीं हुए हैं लेकिन आज भी वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो नाभिकीय विखंडन हो रहा है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, आज भी वहाँ पे यह प्रोसेस जारी है। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहे वह 92 यूरेनियम 235 हो, चाहे वह थोरियम हो, चाहे आपके एक्टिनियम कुर्चेंटिनियम हो, हाहानियम हो, ये सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। और ये सारे के सारे एलिमेंट आपको उनके नाभिक से विभेदी किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन उत्सर्जित होता रहता है, बेकुरल किरणें बराबर निकलती रहती हैं। और इससे यह साबित हो जाता है कि वायुमंडल के अंदर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होने लगता है और यह रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आने वाले जनरेशन को प्रभावित करती हैं। बेटा जी नाभिकीय विखंडन भी 2 तरीके का हुआ करता है। एक आपका नियंत्रित श्रृंखला और एक अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया में होती है। एक कंट्रोलिंग होती है और एक नॉन कंट्रोलिंग होती है। जो कंट्रोलिंग हुआ करती है उसके कंडीशन में ऑलरेडी हम उसके न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को हम एप्लीवेबल कर लेते हैं। बट लेकिन जो हमारे बाहर से पोल्यूशन को करते हैं उनके ऑलरेडी जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम को जब फेंका गया उसकी एनर्जी क्या हुई, ऑलरेडी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेंट की, लेकिन आज तक हमने क्या उसका लाभ पाया है, नहीं पाया है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर विघटन हुआ करता है और इसी का नाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस कहलाती हैं। और विघटित होकर के वह ऑलरेडी यह बता देते हैं कि हम स्टेबल नहीं हैं और इसको हमको चेक करना होता है कि वह काइनेटिक स्टेबिलिटी कब होगा, उनका कितना उम्र हो सकता
वह कितनी टाइम तक इस तरह से यह प्रोसेस करती रहेंगी, इन सारी चीज़ों को हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के तहत ही निकाल पाते हैं। तब उस काइनेटिक स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, हमको रेट कांस्टेंट मालूम होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन बना देते हैं कि हमारे पास थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में जो ऑलरेडी उसका जो मैटर है कंपैरिजन करके कि ऑलरेडी किसका उनमें और इनमें क्या अंतर है। जो अगली हेडिंग है यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि रेडली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। अगला कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले कंडीशन में जो भी हम बोलेंगे वह ऑलरेडी यह बोलेंगे कि किस तरह से हम इसको करते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड वर्सेस काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी वर्सेस काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होता है, इसमें लिखा गया है बेटा जी, द थर्मोडायनामिक टर्म्स स्टेबल एंड अनस्टेबल रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि द थर्मोडायनामिक टर्म्स स्टेबल एंड अनस्टेबल रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी, यहाँ पे हमने आपको बताया, भाई कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही अक्सर हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। फिर है द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द चेंज इन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी इन चीज़ों में चेंज करता है। जैसे अब देखिए NaCN का होल फॉर 2 माइनस है प्लस 4CN 1 माइनस है। अगर हम यहाँ 14 देखिए भाई, आपको हम बता दें कि कार्बन के 3 समस्थानिक हुआ करते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। आपने C614 का नाम सुना होगा, यह जीवाश्म फॉसिल्स में यूज़ हुआ करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे देखेगा 14CN माइनस ने इस CN को सब्स्टिट्यूट किया, जो कि इस शर्त को पूरा कर रहे हैं कि यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। वेरी फास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी फास्ट का मतलब इतना तेज़ी के साथ कि इनका टी हाफ जो हो रहा है वह 30 सेकेंड हो रहा है। तो इसलिए बेटा जी यह किस केस में आएंगे, लेबाइल के केस में आएंगे। किस में आ जाएंगे भाई, लेबाइल के केस में आ जाएंगे। दूसरा देखिए MnCN का होल 6 3 माइनस है, 6CN14 स्लो हो रहा है। जब यह स्लो हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ 14 जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे यह क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और ऐसी स्थिति 6CN माइनस यहाँ से हट रहा है, स्लो हो रहा है। तो बेटा जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा कम लेबिलिटी है, लेबिलिटी लेस है, ये लेबिलिटी कम है बट इसमें भी लेबिलिटी है बट लेस है। देखिए इनर्टनेस की तरफ यह मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टी हाफ है वह 1 घंटा है। लेकिन अगली जो बारी है CN होल से 3 माइनस की, यहाँ पे टी हाफ जो हो रहा है इसका 24 सेकंड हो रहा है बेटा जी। तो जब यह 24 सेकंड हो रहा है तो यहाँ पे यह साबित कर रहा है कि यह बहुत ही स्लोवेस्ट प्रोसेस में जा रहा है, इसलिए यह कैसा है, इनर्ट है। तो ये तो मैं आपको बताया कि अगर उसका विक्टन स्लो हो रहा है तो इसका मतलब किस तरफ बढ़ रहा है, ऑलरेडी वह किस तरफ बढ़ रहा है भाई, दैट इज इनर्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो बेटा जी आप यहाँ पे क्लियर कर लिए होंगे कि जब उसका ऑलरेडी प्रोसेस क्या होता है, कम समय लेता हो, जल्दी से विकसित हो जाता हो, तो इसका मतलब वह किस तरह मूवमेंट कर रहा है, लेबिलिटी की तरह मूवमेंट कर रहा है, वह लेबाइल बन जा रहा है। यदि वह टी हाफ 1 घंटा ले लेता है तो ऐसे स्थिति में वह किस तरफ हो रहा है, वह भी लेबिलिटी की तरफ, लेकिन उसमें लेबिलिटी क्या है, कम है, बट इनर्टनेस क्या है, ज़्यादा है। और जब CrCN का होल 3 माइनस है, यह क्या है, इनर्ट है। और ऐसी स्थिति में जब यह इनर्ट है तो ऑलरेडी इसका टी हाफ 24 घंटा आ रहा है, सॉरी 24 दिन आ रहा है। तो जब 24 डेज आ रहा है, 24 डेज, तो इसका मतलब उसके अंदर काफ़ी भी इनर्ट का करेक्टर हो रहा है ना भाई। कितना करेक्टर हो रहा है, काफ़ी इनर्ट का करेक्टर हो रहा है ना। तो हमें उम्मीद है कि
आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेबिलिटी और इनर्टनेस, है ना। तो लेबिलिटी और इनर्टनेस के लिए हम क्या करेंगे बाबू, लेबिलिटी इनर्टनेस के लिए ऑलरेडी रेफर करता है फ्री एनर्जी में, एंथैल्पी में, एंट्रोपी में, इन सारी चीज़ों में चेंजिंग आती है, रेट ऑफ कॉन्स्टेंट में चेंजिंग आती है, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को अपनी इस अंगूठे वाले बटन से सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मेरा यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक से करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के कमेंट लिखा करिए ताकि हमको यह पता चले कि आपने क्या पढ़ा और हमने क्या पढ़ाया, है ना, ताकि हमको भी क्या पता चले कि आपने क्या पढ़ा और हमने क्या पढ़ाया। तो इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के कमेंट लिखें। आप हमारे यहाँ उर्मिला देवी पीजी कॉलेज का ऐप्स डाउनलोड करके अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू ऑलरेडी हमारे पूरी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और इस तरीके से हम आपको धन्यवाद देते हैं। बस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।